जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था E डॉट ए, हमारा जो लास्ट लेक्चर नंबर 6 था, वहाँ पर हमने ये सारा डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और एंड पे हमारे पास एक फार्मूला आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ए। अब ये फार्मूला कहाँ से ले आए थे? बेसिकली हमारे पास 3 केस हमने डिस्कस किए थे। हमारे पास फ्लक्स का जो पहला फार्मूला बना था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया। फिर उस परपेंडिकुलर एरिया को यूज़ करते हुए हमने उसके 3 केस डिस्कस किए। मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास क्या है, मिनिमम फ्लक्स क्या है, और उसके बाद हम इंक्लाइंड सरफेस का फ्लक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या बना, E डॉट ए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एरिया। लेट फर्ज कर लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उसमें से ये एरिया हमारे पास पड़ा है और एरिया हमारे पास परपेंडिकुलरली पड़ा है, ऐसे पड़ा एरिया, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, जितना इस जो हमारे पास एरिया है, जितना इसकी मैग्नीट्यूड है, वही हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एरिया। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो हमारे पास ए के इक्वल है। तो यही चीज़ हमने परपेंडिकुलर एरिया की जगह पर क्या पुट कर दिया, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया ए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बन गया, और ये हमारे पास फ्लक्स, हमने इसको नाम दे दिया मैक्सिमम फ्लक्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास था मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स का हमारे पास जो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो। कैसे? उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये फील्ड लाइंस हैं, या यही केस आप कंसीडर कर लें, ये यहाँ पर जो एरिया है वो फील्ड लाइंस के क्या पड़ा है, पैरेलल पड़ा है। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, ठीक है, या फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, और जो एरिया भी है वह ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। अब अगर वहाँ पर उसकी डायरेक्शन लें या उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डायरेक्शन तो बाद की बात, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लें तो वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़ीरो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़ीरो, तो फ्लक्स भी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। थर्ड हमारे पास था फ्लक्स ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ये हमारे पास था, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो हमारे पास था ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। उस वक्त हमारे पास एरिया कुछ इस फॉर्म में पड़ा था, ठीक है। फिर हमने उसके कंपोनेंट्स बनाए, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा था, ठीक है, और थीटा के सामने वाला जो होता है वो साइन थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन ये उसका कंपोनेंट कौन सा था, वर्टिकल कंपोनेंट, उस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया था, कॉस थीटा आ गया था। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 6 जो हमारे पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वाले से, उसमें समझाई हुई हैं। आज हम इसी फार्मूले को एक और वे से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो वे कौन सा है, पहला केस हम कैसे डिस्कस करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो मैग्नीट्यूड है यह है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ये हमारे पास जो एरिया है वो परपेंडिकुलरली पड़ा है, ठीक है। और अब इसकी हमने डायरेक्शन देखनी है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो फार्मूला यहाँ से बनेगा E डॉट ए, ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया हमारे पास क्या है, ये वेक्टर एरिया है। अब वेक्टर एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जिसकी हम मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और उसकी डायरेक्शन भी लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितनी है, जितनी उस एरिया की सरफेस होगी वो उसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, और डायरेक्शन क्या लेंगे, वहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे या परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और वो जो लाइन होगी वो उस एरिया की डायरेक्शन को शो करेगी। तो फिर ऐसा एरिया जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड को भी और उसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करें तो वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा। तो मैंने लिखा है फर्स्ट केस में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया पैरेलल होंगे, थीटा हमारे पास कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा बन रहा था वो हमारे पास था एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब ई और ए के दरमियान एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। यहाँ पर देखें ये एरिया की डायरेक्शन और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, दोनों क्या हैं, पैरेलल। जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। थीटा 0 डिग्री यहाँ पर पुट करते हैं। हमारे पास फ्लक्स का जनरल फार्मूला है E डॉट ए। अगर डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें तो ये बन जाएगा E ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पर पुट करें E ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है।
cos 0 कितना होता है 1। अब cos 0 1 यहाँ पर पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA। ठीक है, तो ये वही रिज़ल्ट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया था। तो हम इस फ्लक्स को हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट बिल्कुल सेम था। दूसरा केस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, उसमें एरिया हमारे पास क्या पड़ा है, ऐसे पड़ा है, पैरेलल पड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसकी डायरेक्शन लें तो इसकी डायरेक्शन या नॉर्मल लें तो ये हमारे पास क्या एक अपवर्ड लाइन मिलेगी। अब इस लाइन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, बिकॉज एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि व्हेन E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया A आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा विल बी 90 डिग्री, थीटा विल बी 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इट मीन्स थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर 90 पुट करें तो ये हमारे पास EA कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉज ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, ये 0 के इक्वल होता है। कॉज ऑफ 90 कितना है 0, यहाँ पर पुट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA इंटू 0, 0 जैसे भी मल्टीप्लाई करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड केस में जो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई है 0, तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, या इसको हम ज़ीरो फ्लक्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 0, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये रिज़ल्ट देखें और ये रिज़ल्ट देखें, हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास वेक्टर इंक्लाइंड एरिया जो है हमारे पास इंक्लाइंड फॉर्म में पड़ा है। अब यहाँ पर एरिया हमारे पास किस फॉर्म में है, इंक्लाइंड सरफेस में है, टेढ़ा पड़ा है थोड़ा सा, ये टिल्ट फॉर्म में पड़ा है। तो अब जब टिल्ट फॉर्म में पड़ा है तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो इस वेक्टर A वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब जब इस थीटा को फाइंड आउट कर लेंगे हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे पास फ्लक्स का जनरल फार्मूला क्या है, E.A। अब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा EA कॉज ऑफ थीटा। जब इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये देखें, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, सेम है। तो आप फ्लक्स को इस हवाले से उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लें फिर भी ठीक है, या आप इस हवाले से डिस्कस कर लें फिर भी ठीक है। यहाँ पर एक बात है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने वेक्टर एरिया डिस्कस किया है। ठीक है, एरिया का प्लेन डिस्कस नहीं की, एरिया प्लेन ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, एरिया फाइंड आउट का एरिया डिस्कस कर लें तो वो बात एक ही है। लेकिन जब परपेंडिकुलर एरिया की बात होगी, वेक्टर एरिया की बात होगी, तो फिर हम उसकी डायरेक्शन भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों केसेस में हम कौन सी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर एरिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमेशा वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस के हवाले से हम यहाँ पर एंगल कंसीडर करते हैं और उस हवाले से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं।